गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो सही आ रही है? ऑडियो और वीडियो सही आ रही है? ठीक है, चलो। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सेकेंड मेथड हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का कि कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले कोई डाउट, किसी क्वेश्चन में डाउट, हमारे पास एक्सरसाइज एरिया वाले चैप्टर में कोई डाउट, डाउट्स बताओ किसी एरिया वाले चैप्टर में। एरिया में एक्सरसाइज थे, ठीक है, और शीट था हमारा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हमें कंप्लीट करना था। इसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। एक्सरसाइज 9.4 9.4 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 टू 15, किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 एंड 20 टू 23। इस 4 पार्ट में किसी क्वेश्चन में डाउट किसी को कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना और क्या हो रहा है? हर एक टाइप का इक्वेशन फॉर्म हो पा रहा है सबसे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस में ये है कि आपको इक्वेशंस खुद से फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली आप ये चीज़ें बता नहीं पाओगे, ठीक है। 22 कौन से एक्सरसाइज का? 9.4 का, ओके। तो 9.4 का क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट्स इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर, है ना। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक रिलेशन ये दिया हुआ है कि ये बोल रहा है कि बैक्टीरिया का जो नंबर है ना, बैक्टीरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, जितना उसमें बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट है, ठीक ना। तो उस टाइम पे जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देखो आप ठीक से कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम बैक्टीरिया के ग्रोथ रेट को, है ना, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है 22, है ना। देखो लास्ट लाइन इसने बोला है रेट ऑफ ग्रोथ, क्वेश्चन नंबर 22, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, ठीक है, नंबर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। तो अब अगर हम ग्रोथ को, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट पॉपुलेशन को P मान लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है, जो भी है उसको अगर हम P मान लेते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ क्या हो जाएगा? dP/dt, है कि नहीं। जो पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है वही ग्रोथ कहलाएगा, है ना। तो dP/dt किसके इक्वल होगा? प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट
पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है P। यहां तक क्लियर हुआ कि हमने कैसे इक्वेशन को फॉर्म किया। लास्ट लाइन में बस जो हमें दिया हुआ है बस उसको रीड करो, आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो यहां पे हमें दिया हुआ था कि रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, तो हमने नंबर प्रेजेंट को P मान लिया, तो नंबर प्रेजेंट को P माना तो हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो क्या आ गया dp/dt, ठीक है। अब dp/dt अगर हमारे पास आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dp/dt प्रोपोर्शनल टू P। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, याद होगा आपको, है ना, 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे आपने कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरा कांस्टेंट हमें लाना पड़ेगा। अगर आपको इस सिंबल को हटाना है ना, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हमें इस साइन को हटाने के लिए क्या करना होता है, एक दूसरा सिंबल लेके आना पड़ता है, ठीक ना। तो दूसरा सिंबल हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि दूसरा कांस्टेंट हमारा क्या है, तो dp/dt इक्वल टू k टाइम्स p, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है, इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है बस, है कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वेरिएबल सेपरेबल दिखाई दे रहा है सबको, वेरिएबल सेपरेबल दिखाई दे रहा है। dp के साथ p वाले टर्म को कलेक्ट कर लो और dt को अलग रख दो, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करके p निकाल पाओगे, सॉरी p एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल पाओगे, है ना। तो एक बार ये हमारे पास आ गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे dp/p इक्वल टू k टाइम्स dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो ये कितना हो गया ln p इक्वल टू kt और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c हमने ले लिया। यहां तक क्लियर है, c क्यों लिया, अंकिता क्लियर हो रहा है, हमने c क्यों लिया, क्योंकि यहां पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक ना। तो इंडेफिनिट है तो हमें उसके हिसाब से इसको सॉल्व c लेना पड़ेगा। अब हमें इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, ताकि हम इसमें देखो कांस्टेंट क्या क्या है, यहाँ पे वेरी अननोन क्या क्या चीज है, एक हमारे पास ये k की वैल्यू अननोन है और दूसरी हमारे पास c की वैल्यू अननोन है, ठीक है। तो हमारे पास दो अननोन है और दो अननोन के लिए हमारे पास दो कंडीशन दिया हुआ है। देखो दो कंडीशन कौन सा है, तो क्वेश्चन में उसने फर्स्ट लाइन में बोला है कि अगर हमारे पास बैक्टीरिया इन कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, यानी इनिशियली पॉपुलेशन कितना था 1 लाख था। इनिशियली पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 0 पे हमारे पास p की वैल्यू कितनी थी 1 लाख थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास अननोन दो है ना। तो अगर अननोन दो है हमारे पास तो क्या करना होगा, अगर हमारे पास अननोन दो है तो हमें उस हिसाब से दो इक्वेशन भी फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो दो इक्वेशन हम कहां से लेके आएंगे, तो देखो एक और सेकेंड लाइन में बोला है कि आपके पास ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे हमारे पास इतना पॉपुलेशन था, तो t इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा, इसका 10%, है ना। तो क्या लिखेंगे 1 लाख प्लस 1 लाख का 10%, ठीक है। तो कितना हो गया देखो 10,000 ये हो गया। तो हमारे पास t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 2 पे हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन 1 ये देखो 10,000, ठीक है यहां तक। तो ये हमारा t इक्वल टू 2 पे हो गया, ठीक है। तो दो अननोन दो वेरिएबल सॉल्व कर पाओगे, ये इक्वेशन हमारे पास है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया ln p इक्वल टू kt प्लस c, ठीक है। इस इक्वेशन में इस दोनों को बारी बारी से पुट करो और आपके पास k और c मिल जाएगा। एक बार k और c मिल गया तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, है ना। 2 लाख की बात बोल रहा है। तो एक बार आपको k और c पता चल गया तो फिर p हमें दिया हुआ है, तो इसने बोला कि p इक्वल टू
2 लाख, तो हमें टी निकालना है ना। तो एक बार आपको के और सी मिल जाए तो आप फिर से टी भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कब पॉपुलेशन हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग के टर्म में आंसर होगा, देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो उसमें लॉग वाले पार्ट को, तो उसको लॉग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉग को लॉग के टर्म में ही रहने दो। अंकिता समझ में आ गया? चलो, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा 22 तक। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आपका पास ये वेरिएबल सेपरेबल वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फिर से अब अपने ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो देखो अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था कि dy बाई dx को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, हमेशा कैपिटल fxy के फॉर्म में, है ना। तो ये स्टेप सबको क्लियर होगा कि यहां तक मुझे कैसे पहुंचना है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग स्टेप यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेप है। dy बाई dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और बाकी सारे टर्म को आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। तो राइट हैंड साइड में जो टर्म बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल fxy बोलेंगे। क्लियर है? अब एक बार अगर हमारे पास कैपिटल fxy आ गया तो पहली चीज हमें ये चेक करनी है कि क्या कैपिटल fxy को हम अलग अलग कर सकते हैं या नहीं। अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो हम कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, जो हमने अभी तक करते हुए आए। क्लियर? अगर ये वाला मेथड काम नहीं करता है तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं। ठीक है, और होमोजीनियस के लिए हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि होमोजीनियस हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में होमोजीनियस है या नहीं कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस सिर्फ हम इस वाले पार्ट को चेक करते हैं। तो कैपिटल fxy जो है, x के जगह पे आप लैम्डा x पुट कर दो, y के जगह पे लैम्डा y पुट कर दो, और अगर इस वाले फंक्शन से fx से लैम्डा टू द पावर n बाहर निकल के आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो ये ऑर्डर n का होमोजीनियस फंक्शन है। कभी कभी आपसे होमोजीनियस वाला पार्ट पूछ सकता है कि होमोजीनियस है या नहीं, वो चेक करो। ठीक है, तो किस ऑर्डर का होमोजीनियस होगा वो हम बता सकते हैं, लेकिन जो हमें इक्वेशन सॉल्व करना है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कब बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, सिंपल हमने होमोजीनियस चेक किया है। किसका होमोजीनियस चेक किया है, कैपिटल fxy का। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली में सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन जब हम बोलेंगे तो डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन कब बोलेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो यहां पे। और जो हमें एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करना होता है, तो हमें कौन से ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, जीरो ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी एक बना के लिख लो, जीरो ऑर्डर होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, इसी 12th में इस बुक में आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ जीरो ऑर्डर का ही डिफरेंशियल वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। ठीक है, बाकी सारे होमोजीनियस फंक्शन का ऑर्डर आप देख सकते हो, लेकिन वो आपसे सॉल्व करने के लिए कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो लिखो अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो अगर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसको हम होमोजीनियस कब बोलेंगे, इज कॉल्ड होमोजीनियस
is called homogeneous if capital fxy is a homogeneous function of डिग्री 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिग्री बोलेंगे, ऑर्डर नहीं बोलेंगे, है ना। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइन होता है, तो इसको हम 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हमेशा वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब वो 0 ऑर्डर का होगा, है ना। 0 ऑर्डर का होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल एफ एक्स लैम्डा एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करोगे तो आपके पास फिर से यही टर्म मिलेगा, यानी लैम्डा का टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, और या तो लैम्डा का टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, यानी तो आपको लैम्डा की पावर 0 दिखाई पड़नी चाहिए। ठीक है, सेम ही चीज है। ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आपको दिखाई पड़े तो हमें यही टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको 0 डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो बोलेगा कि इसे देख चेक करके बताओ कि ये 0 ऑर्डर का है या नहीं, है ना, 0 डिग्री का है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो एक और तरीका होता है कि अगर आपको, जैसे देखो, जितने भी हमारे पास 0 डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन थे, ठीक है, जो हमारे पास देखो यहां पे कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई इफ कैपिटल एफ एक्स कॉमा वाई इज, लिख लो ये वाला, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, then it can also be represented as, है ना, कैपिटल एफ एक्स वाई अगर 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो तो कैपिटल एफ एक्स वाई को आप कोई अदर फंक्शन h हमने ले लिया, इसको आप x बाई वाई के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप x बाई वाई के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको अगर आप h1 मान लो तो ये h1 भी हो सकता है, और दूसरा y बाई एक्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको अभी हम समझते हैं कि अगर ये 0 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको आप हमेशा इस फॉर्मेट में भी लिख पाओगे। जैसे अगर हमारे पास कैपिटल एफ एक्स वाई की वैल्यू ये हम ले लेते हैं x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, है ना, तो इसको अगर आप चेक करोगे, है ना, इसको आप चेक कर सकते हो इजिली। तो इसको अगर आप चेक करोगे तो ये आपको क्या पता चलेगा कि ये क्या है, 0 डिग्री का है कि नहीं, ये 0 डिग्री का है, और ये क्या है, होमोजीनियस भी है ना। तो अगर ये होमोजीनियस है तो देखो यहां से अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो अगर आप इसको x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, y बाई एक्स का फंक्शन बन जाएगा, है ना। देखो हर एक जगह पे y बाई एक्स का फंक्शन है, और इसी को आप अगर x से डिवाइड कर दोगे तो ये y से डिवाइड कर दोगे तो ये x बाई वाई भी बन सकता है ना। तो देखो ये y बाई एक्स का फंक्शन है तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, h ऑफ एक्स वाई के तरह, और ये किसके तरह बिहेव करेगा, उल्टा हो गया, है ना, ये किसके तरह बिहेव करेगा, y बाई एक्स के तरह, और ये किसके तरह बिहेव करेगा, x बाई वाई के तरह। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, बस ये समझने की चीज है। अगर आपसे कोई ये बोले कि ये बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है, ये होमोजीनियस 0 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो आप उसको अगर y बाई एक्स का या x बाई वाई का फंक्शन भी शो कर दोगे तो भी वो 0 डिग्री का माना जाएगा। लेकिन उस डिटेल में नहीं जाना है हमें, ठीक है, जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है बस उसी पे हमें फिक्स रहना है
कि जब भी आपसे होमोजीनियस चेक करने के लिए बोले तो सिंपली हमें x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करो और देखो कि लैम्डा की पावर 0 x, y आ रहा है, यानी अगर ये आ रहा है तो वो 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगा और उसको हम उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने सीखा कि हमें किस टाइप के होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा हमेशा 0 ऑर्डर का ही दिया जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री का ही होमोजीनियस इक्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो स्टेप्स देखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो एक और इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। फाइंड द solution of the differential equation x minus y dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y। ठीक है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो जब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप हमें स्टार्टिंग स्टेप्स पे जाना है और स्टार्टिंग स्टेप्स क्या बोलता है कि सबसे पहले dy बाई dx को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी सारे टर्म को आप राइट हैंड साइड में भेजो। तो ये हमने पहले इसको dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस y कर लिया। ठीक है, ये देखो ये हमारा पार्ट बन गया। अब यहां से आप कैपिटल fxy को स्पॉट कर सकते हो। तो कैपिटल fxy यहां पे क्या है हमारे लिए, कैपिटल fxy क्या है, x प्लस 2y अपॉन x माइनस y। ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये चीज, ठीक है, तो पहले तो हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है या नहीं। ठीक है, हमारा जो पहला स्टेप है ना, तो कोई भी स्टेप्स को जंप मत करो कि हमें डायरेक्टली वहां पे जाना है, एक एक स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये है कि हमने इसको dy बाई dx के फॉर्म में लिखा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें पहली चीज चेक करनी है कि हमने कैपिटल fxy बना लिया और पहली चीज चेक करनी है कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल होगा या नहीं। ठीक है, तो यहां से देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से हम कंप्लीटली x को अलग नहीं कर सकते, कंप्लीटली y को अलग नहीं कर सकते, है ना। तो पहला मेथड हमारा काम नहीं कर रहा है, क्लियर है। जब पहला मेथड काम नहीं करेगा तब हम सेकंड मेथड चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली सेकंड मेथड पे जंप करना है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन आपका पहले मेथड में ही सॉल्व हो जाता है, तो हमें फालतू के सेकंड मेथड को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें पहला मेथड दिख रहा है कि वो सॉल्व नहीं होगा वेरिएबल सेपरेबल से, तो हम सेकंड मेथड पे आएंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस होना चाहिए और होमोजीनियस भी 0 डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आप चेक करोगे लैम्डा x लैम्डा y डाल के, है ना, चेक करो तो ये सिंपली x, y फिर से आ जाता है, यानी कि ये क्या है, 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, 0 डिग्री का होमोजीनियस है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। यानी कि ये हमारा सेकेंड वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकेंड वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखो कि अब हमारा काम स्टार्ट हो रहा है कि हमें अगर हमें ये पता चल जाए कि ये 0 डिग्री का है तो हम एक्चुअली में सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे, वो चीज भी हमें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो देखो सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप्स क्या है कि जो हमारे पास dy बाई dx इक्वेशन जो स्टार्टिंग स्टेप्स था, इसको आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन में, है ना, ये देखो, अगर ये तो पहला स्टेप्स हो गया, दूसरा स्टेप्स हमारा ये वाला पार्ट है चेक करने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इस बेसिक स्टार्टिंग स्टेप्स फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, मैं यहां पे सारा स्टेप्स लिख दे रहा हूं, स्टार्टिंग स्टेप्स, है ना, और dy बाई dx इक्वल टू कैपिटल fxy के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। दूसरा चीज हमें fxy के फंक्शन को चेक करना है। ठीक है,
अगर चेक करने पे ये होमोजीनियस मिलता है तो थर्ड स्टेप क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूट देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन काम होगा, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक अदर फंक्शन v का जनरेट किया है ना, यहाँ पे v भी क्या है, एक x का ही फंक्शन है। ठीक है, तो हम y को vx रिप्लेस कर रहे हैं, और इसी को दूसरे तरीके से आप सोचोगे तो देखो y बाई एक्स को हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, v रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअली में इसी वाले फॉर्मेट में काम करेंगे। क्लियर है, तो हमारा हमने क्या किया समझ में आया, ये स्टेप्स किसके लिए है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। जब आपको पता चल जाए कि ये 0 डिग्री डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। यहां पे देखो ये x भी क्या है, वेरिएबल है, और y भी, ये v भी क्या है, यहां पे दोनों वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि यहां पे सिर्फ v हमारा एक कांस्टेंट है। क्लियर है, v हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, v जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, v क्या है, यहां पे x का फंक्शन है। ठीक है, v क्या है, हमारा x का फंक्शन है। तो यहां पे हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे साइड में आप लिख लो v इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है, v एक x का फंक्शन है, यहां पे v कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है, तो अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। हमारे पास ये वाला पार्ट था, इसको हम फिर से लिखते हैं और सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है, और हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया, y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब याद होगा आपको कि जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो वहां पे जब हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे तो हमारा पूरा फंक्शन उसी के टर्म में होना चाहिए था, है कि नहीं। तो अब देखो हमने y को क्या रिप्लेस कर दिया, v इंटू एक्स रिप्लेस कर दिया। यानी इस वाले फंक्शन में जहां जहां भी y है, क्या अब वहां पे हमें y दिखेगा, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हमें कहीं भी y दिखाई पड़ना चाहिए, अब कहीं भी y दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने y को क्या रिप्लेस कर दिया है, vx रिप्लेस कर दिया है ना। तो हमें इस वाले पार्ट से y को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो देखो जहां जहां पे y है उसको आप रिप्लेस करने का ट्राई करते जाओ। पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy बाई dx का टर्म है कि नहीं। तो हमें पहले dy बाई dx कैलकुलेट करना होगा, और dy बाई dx हम कहां से निकालेंगे, इसी वाले रिलेशन से निकालेंगे। तो इसको क्या करना है, हमें दोनों तरफ dy बाई dx करना है और डिफरेंशिएट करना है ना। तो dy बाई dx v ऑफ x। क्लियर है, और देखो इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व कर रहा हूं, dy बाई dx इक्वल टू, यहां पे हमने ये लिखा है कि v क्या है, x का फंक्शन है, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों यूज होगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये क्या है, ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है ना। तो ये कांस्टेंट नहीं है जो हम इसको बाहर निकाल पाएंगे। तो यहां पे हमें चेन रूल यूज करना, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, v को बाहर रखा, x को डिफरेंशिएट किया, तो v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस फिर x को बाहर रखा, dv बाई डी एक्स। क्लियर है, तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स की एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल हो गई, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। क्लियर है, तो हमने पहला काम तो कर लिया कि जहां जहां पे y का पार्ट था हमें उसको कंप्लीटली रिप्लेस करके v और x में लेके आना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है ना। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, ये चीज सब्स्टिट्यूट किया था। तो अब देखो जहां जहां पे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वाला पार्ट। तो देखो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। क्लियर हो गया, और जहां जहां पे y है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे। तो यहां पे पुट करो, तो ये क्या हो गया, x प्लस 2y के जगह पे vx पुट किया, डिवाइडेड बाई x माइनस vx। देखो ऊपर नीचे से v कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस v अपॉन 1 माइनस
v, ठीक है। इस तरफ ये हमारा v अकेला पड़ा हुआ है, इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो v था उसको मैं राइट हैंड साइड में मूव कर रहा हूं। तो देखो ये क्या बन गया, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, एलसीएम लेके सॉल्व कर पाओगे। तो देखो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2v, और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस v, है ना, माइनस v और v इंटू 1 माइनस v होगा तो माइनस v और प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। यहां तक क्लियर है सबको, बस कैलकुलेशन कर रहा हूं और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो इस तरफ हमारे पास एक्चुअली में क्या हो गया, सॉरी यहां पे प्लस था, देखो यहां पे ये प्लस था, 1 प्लस 2v था, ये 1 प्लस 2v था, ये 1 प्लस 2v था, ठीक है यहां तक। तो अब देखो ऊपर वाला टर्म हमारे पास एक्चुअली में क्या हो गया, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। यहां तक क्लियर। अब देखो ये वाला पार्ट, अब जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था वो एक्चुअली में क्या बन चुका है, v और x का फंक्शन बन चुका है, और यहां पे देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ v का पार्ट है ना, और यहां पे देखो सिर्फ x का पार्ट है ना। तो यहां पे आप इसको देख पाओगे, तो यहां पे अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। यहां पे अब हम क्या यूज कर पाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो v वाले को dv के पास लेके आ जाओ, तो 1 माइनस v dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल टू dx बाई एक्स, ठीक है। और हमें सिंपली करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। क्लियर यहां तक, हमें सिंपली करना क्या है, इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन आपने किया है, v स्क्वायर नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर ये है, ठीक है। तो ऊपर वाले को नीचे वाले के, याद है, a डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b टाइम्स कर सकते हैं, है ना। यानी तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले में आप क्रिएट कर सकते हो, तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व करने वाला है, ठीक है। ये क्या है, सॉल्व आप यहां से अब कर सकते हो, ठीक है। और यहां से ये सॉल्व हो जाएगा तो यहां से आप आंसर, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार, देखो सॉल्व कर ही लो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं, आप लोग घर पे मैच कराना कि ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करना आप, फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक है। चेक करना, ठीक है, लॉग ऑफ 1/2 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 1/2 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। चेक करना आप लोग, log ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस c, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर जो हमें सॉल्व करना है वो किसके टर्म में सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में था, dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में था, ठीक है। तो जब ये dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में था तो
हमें फाइनल आंसर भी y और x के टर्म में भी करना होगा। ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर भी किसके टर्म में करना होगा, y और x के टर्म में करना होगा। तो हमारे पास y इक्वल टू क्या था, vx, तो यहां से हम v को क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स। तो फाइनली आपको v इक्वल टू वाई बाई एक्स रिप्लेस कर देना है ना। तो यहाँ पे बस सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 log ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू √3 tan इनवर्स ऑफ 2, v के जगह पे क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स है ना। तो यहाँ पे पुट करोगे तो y प्लस एक्स बाई √3x प्लस सी आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सॉल्व करने का पर्पस ये था कि हमें अपने आंसर को सिर्फ यहां तक नहीं छोड़ना है। ठीक है, फाइनली हमें एक्स वाई के टर्म में ही आंसर करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है, तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या स्टेप्स यहां पे फॉलो किए हैं और क्या चीजें हमें हमें करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आपको समझने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किस ऑर्डर का होगा, किस डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये आप 0 डिग्री का समझ सकते हो। तो ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल fxy होगा, ठीक ना, ये वाला पार्ट कैपिटल fxy क्या होगा आपका, 0 डिग्री होमोजीनियस होगा, है ना। ये चीज आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन हो तो पहले वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करो, अगर वो काम नहीं होता है तो होमोजीनियस ट्राई करो। होमोजीनियस जब ये चीज पता चल जाए कि ये होमोजीनियस है तो पहले स्टेप्स के बाद सेकेंड स्टेप्स में हमें क्या करना, क्या है, सब्सटीट्यूट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, और जब भी आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है ना। और इसको जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो थर्ड स्टेप में ये क्या बन जाएगा, है ना, dy बाई डी एक्स के जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूं, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाला फंक्शन अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसको मैंने h लिख दिया और इस तरफ सिर्फ कौन सा फंक्शन बचेगा हमारा, x और v का फंक्शन बचेगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप से हमें थर्ड स्टेप तक यहां तक आना है, और यहां तक आने के बाद इस वाले पार्ट में हमें क्या सब्स्टिट्यूट, क्या कौन सा मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से आप यहां पे वेरिएबल सेपरेबल यूज कर पाओगे, है ना। फिर से यहां पे वेरिएबल सेपरेबल कैन बी यूज्ड, है ना। यहां पे फिर से आपका जब भी आप होमोजीनियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर से होमोजीनियस इक्वेशन किस में रिड्यूस होता है ना। होमोजीनियस इक्वेशन जो है आपका वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में ही रिड्यूस होगा। ठीक ना, ये चीज हमें वेरिएबल सेपरेबल में ही रिड्यूस होगा। तो जो आप काम आपने वेरिएबल सेपरेबल में किया था वहां से इसको आप फिर इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में रिप्लेस v एज y बाई एक्स। ठीक है, और ऑलवेज आंसर इन टर्म्स ऑफ y एंड x। अगर हमारा फंक्शन y एंड x में दिया हुआ है तो हम फाइनल आंसर y और x में ही आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 स्टेप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर से हमें वेरिएबल सेपरेबल ही यूज करना है मैक्सिमम टाइम पे, है ना। तो मैक्सिमम टाइम पे अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल यूज करना है तो हमें ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि हम वहां तक कैसे पहुंचे, है ना। और वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है कि जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो तो सबसे पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही चेक करना है। ठीक है, लेकिन हमारा स्टार्टिंग स्टेप्स ये होना चाहिए कि आप इसको
इनिशियल इस वाले फॉर्मेट में लिख सको। अगर आप इस वाले फॉर्मेट में लिख पाओगे, है ना, तो पहले हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। इसके बाद कैपिटल एफ वाई को हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल से चेक करना है। अगर उससे काम बन गया तो उस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, उस मेथड से काम नहीं बनेगा तो हमें होमोजीनियस पे आना है, ठीक है। और होमोजीनियस पे जब आओगे तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y इक्वल टू वी एक्स, और y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर से आप कहां पे पहुंच जाओगे, दूसरे वेरिएबल में वेरिएबल सेपरेबल यूज हो जाएगा। और दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा, एक्स वी में, है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन जो एक्स वाई में था अब वो एक्स वी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे आप वेरिएबल सेपरेबल यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि फिर से हमें इनिशियल इक्वेशन में फिर से वापस मूव करके जाना है, ठीक है। वहां पे नहीं जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में हम बस एग्जांपल ही सॉल्व करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो एक एग्जांपल में और लिख देता हूं, सॉल्व करो। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू y टाइम्स cos y बाई एक्स प्लस x डिवाइडेड बाई x टाइम्स cos ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल से यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हम होमोजीनियस पे आ रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा स्टार्टिंग स्टेप्स वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो कैपिटल एफ एक्स वाई जब चेक करोगे तो ये क्या आएगा आपका, 0 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आएगा, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन आएगा। तो चेक कर लेना ये होमोजीनियस फंक्शन है, और वो भी 0 डिग्री का ही है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, होमोजीनियस वाले पार्ट से सॉल्व करना होगा, और y को क्या रिप्लेस करेंगे, vx, है ना। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx, और यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो dy बाई dx की वैल्यू हम यहाँ से कितनी लिख पाएंगे, ये हम ऑलरेडी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, है ना। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, तो ओरिजिनल इक्वेशन में इस वाले पार्ट में dy बाई डी एक्स के जगह पे ये पुट करेंगे। तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो जहां जहां पे y है वहां पे vx पुट करेंगे। तो यहाँ पे vx पुट किया, vx cos y के जगह पे vx पुट किया, vx डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x cos vx बाई x। देखो x cos के अंदर वाला टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है, और बाहर से भी x आपका एक कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब आप लिखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ऊपर नीचे से x कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v cos v प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos v। फिर से ये v यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ है, इसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ। तो हम क्या लिख पाएंगे, x डी बाई डी एक्स इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v, ठीक है। एलसीएम लोगे इसको, देखो v cos v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो v cos v कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई cos v, ठीक है। अब देखो फिर से x और v में ये क्या हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं। तो v के साथ cos के dv के साथ v के फंक्शन को लेके जाओ, ठीक है, और x के साथ x के फंक्शन को लेके आओ, है ना। और देखो ये सिंपल इंटीग्रेशन है हमारे पास, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या दे देगा, साइन v इक्वल टू ln x प्लस c, क्लियर है। और हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि ये vx का फंक्शन है, तो v के जगह पे हम फिर से क्या रिप्लेस कर देंगे, y बाई x, है ना, क्योंकि y इक्वल टू क्या था हमारा, vx था। तो v के जगह पे y बाई एक्स पुट करो, तो साइन y बाई एक्स इक्वल टू ln x प्लस c, ठीक है। ln लिख रहे हैं मतलब बाय डिफॉल्ट हम क्या ले रहे हैं,
मॉड लेते हैं, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारा इस फॉर्मेट में हो गया। इसके बाद अगर इनिशियल कंडीशन दिया होगा तो हम कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या मेथड अप्लाई करना समझ में आ रहा है? जब भी हम होमोजीनियस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें फिर से कहां पे जाना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल में ही वो आगे स्टेप्स में वो चीज यूज होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको अब चीजें क्लियर हो रही होगी कि हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, जो क्वेश्चन बाकी है वो कंप्लीट कर लेना। तो 9.5 के हमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको यहां से ट्राई करने हैं। ये 5 क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम लोग एग्जाम्पल्स ही करेंगे, ठीक है। कल के क्लास में सिर्फ क्या होगा, एग्जाम्पल्स ही होगा, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेके हम उसको सॉल्व करके इस वाले मेथड को और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और वेरिएबल सेपरेबल मेथड के भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस वाला जितना 2 पार्ट हमने सीखा है, वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस पार्ट, दोनों पार्ट को यूज करके हम बस एग्जाम्पल के थ्रू ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्वेश्चन ट्राई करो और फिर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रीवियस वाला रिवाइज करते रहो, फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलो बाय।